हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने जैसे सभी ने न्यूज़पेपर्स में या अपने न्यूज़ चैनल्स पे ये चीज़ देखी होगी कि हमने अभी इंडिया कैन बिकम द फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली कंडक्ट अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, जिस मिशन को आप जानते हैं चंद्रयान 3 के नाम से, है ना। तो उसी चंद्रयान 3 के बारे में, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में, इन्हीं मिशंस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं उनको समझेंगे डिटेल में और हम इस टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि इंडिया का स्पेस प्रोग्राम, वैसे अगर हम देखें, अगर हम हिस्टोरिकली जाएं इसमें, तो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट होता है अराउंड 1920s, है ना। अगर आप लोग एस के मित्रा के बारे में हम जानते हैं, एस के मित्रा ने आयोनोस्फेयर को लेके, एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है, आप लोगों ने सभी जानते होंगे कि सपोज दिस इज अर्थ, अर्थ के ऊपर एक लेयर आ जाती है ट्रोपोस्फेयर, फिर आ जाती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आ जाता है मीजोस्फेयर और अकॉर्डिंगली फिर थर्मोस्फेयर, और थर्मोस्फेयर के अंदर एक लेयर आती है आयोनोस्फेयर। ठीक, आयोनोस्फेयर। इस आयोनोस्फेयर के बारे में काफी सारी डिस्कवरीज करना शुरू किया था एसके मित्रा साहब ने 1920s में, और उसके बाद में फिर फर्दर ये कहानी स्टार्ट होती है इंडिया के पूरे स्पेस रिसर्च प्रोग्राम को लेके। 1920 से लेके 1950s तक, क्योंकि इतना ज्यादा आप ये मान के चलें कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं था बिकॉज ऑफ द क्राउन, है ना। 1950s के बाद में आप ये मान के चलेंगे कि इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को एक थ्रस्ट मिलता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हम डिस्कवरीज करना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दो बहुत ही महान हीरोज हमारी हिस्ट्री के, आप सभी लोग जानते होंगे उनका नाम, होमी भाभा और विक्रम साराभाई। इन दोनों ने इंडियन स्पेस प्रोग्राम को काफी ज्यादा पुश किया, काफी ज्यादा मोटिवेट किया इंडियन स्पेस प्रोग्राम को, और आगे इनकी कहानी शुरू हुई। और इन्हीं चीजों के चलते चलते हमने अब 1962 में ऑफिशियली इंडिया के स्पेस मिशन पे काम करना शुरू किया 1962 के अंदर। और होमी भाभा और विक्रम साराभाई, इन्हीं के एफर्ट्स के चलते 1969 में वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस इन आवर कंट्री, इसरो का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और यही इसरो है जो आज, चाहे आप वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाइए, चाहे आप यूरोपियन कंट्रीज में चले जाइए, चाहे आप एशियन कंट्रीज की बात करें, ना जाने कितने मल्टीपल सैटेलाइट्स हम अपने जीएसएलवी, एएसएलवी, एसएलवी व्हीकल्स के द्वारा, हम हमारे जियोसिंक्रोनस या फिर पोलर जो ऑर्बिट्स हैं, चाहे वो लोअर अर्थ हो, मिडिल अर्थ हो या हाई अर्थ ऑर्बिट्स हो, इन सभी ऑर्बिट्स में इसरो बहुत ही सक्सेसफुली ये सैटेलाइट्स को लॉन्च करता आ रहा है और इंडिया को एक प्राउड नेशन बनाता आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा इस मिशन के बैकग्राउंड को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। ये अब हम जानते हैं चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, इंडिया इज द फोर्थ कंट्री आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड चाइना, जो मून के ऊपर शायद सक्सेसफुली एक सॉफ्ट लैंडिंग हम कंडक्ट करने वाले हैं। किसी भी स्पेस मिशन में अगर हम बात करें तो एसेंशियली दो ही पार्ट्स होते हैं, है ना। जैसा सबसे पहला तो होता है एक रॉकेट, जिसको आप कैरियर भी बोल देते हैं, और दूसरा एक आता है आपका स्पेसक्राफ्ट। अब इस स्पेसक्राफ्ट को आप इस तरीके से समझें कि अगर मैं इस तरीके का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं, तो दिस इज द रॉकेट एंड दिस इज द स्पेसक्राफ्ट, जिसके अंदर आपके सारे पेलोड्स होते हैं। ठीक है, इसी के अंदर हमें क्या मिलते हैं, पेलोड्स। ये पेलोड अगर टर्म आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, तो जो भी हमारा मेन एजेंडा होता है स्पेस मिशन को लॉन्च करने का, वो इस पेलोड के अंदर ही होता है। सपोज अगर हमें कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है तो वो इस पेलोड के अंदर ही देखा जाता है। सपोज हमें कोई लैंडर भेजना है, किसी टेरेस्ट्रियल बॉडी पे कोई रोवर भेजना है, जैसे आप विक्रम के बारे में जानते होंगे या प्रज्ञान के बारे में जानते होंगे, तो वो सब इस पेलोड के अंदर ही काउंट किया जाता है। इस रॉकेट का नेसेसरीली काम बस इतना होता है कि इस पेलोड को हमारे रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे, और उसके बाद में इस रॉकेट का काम खत्म हो जाता है, फिर सारा काम शुरू होता है स्पेसक्राफ्ट का। ठीक है, तो किसी भी स्पेस मिशन में नेसेसरीली केवल दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, एक रॉकेट हो गया, एक करियर हो गया, और सेकंड आपका स्पेसक्राफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम चंद्रयान 3 देख रहे हैं, तो चंद्रयान 3 के साथ साथ एक बार थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं हल्का सा कि चंद्रयान 1 और 2 के अंदर क्या बातें हुई थी। चंद्रयान 1 के बारे में आप जानते होंगे कि चंद्रयान 1 जो हमने लॉन्च किया था, इट वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर एग्जैक्टली वो डेट हुआ करती थी। और चंद्रयान 1 के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो बहुत सिंपल से ऑब्जेक्टिव्स थे इसके, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे लुनार एक्सप्लोरेशन में, मून एक्सप्लोरेशन में बहुत नए थे, और हम बस बहुत ही बेसिक्स समझना चाहते थे मून के।
जिसकी शुरुआत होती है कि क्या करेंगे, सबसे पहले तो वहां पे जाएंगे और हमारा जो एक पेलोड था वो किस लिए काम कर रहा था, एक 3D एटलस हम तैयार करेंगे मून का। एटलस समझ आता है आप लोगों को? उसी तरीके का एक 3 डायमेंशनल एटलस हम तैयार करेंगे, नियर साइड का भी मून के और फार साइड का भी। आपको पता होगा ना कि मून और अर्थ का जो रोटेशन और रिवोल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड है कि मून की हमेशा आपको एक ही साइड दिखाई देती है। उस साइड को हम नियर साइड बोलते हैं और उसके अपोजिट साइड को हम फार साइड कह देते हैं। तो दोनों ही, चाहे वो नियर साइड है चाहे वो फार साइड है, दोनों ही साइड्स का एक 3 डायमेंशनल एटलस बनाना हमने चंद्रयान 1 में अपने मिशन में रखा था। दूसरा काम क्या था चंद्रयान 1 से? एक तो केमिकल और मिनरलॉजिकल मैपिंग पूरे के पूरे लूनार सरफेस की, कि क्या क्या वहां पे किस तरीके की केमिकल कंपोजिशन है, किस तरीके की मिनरलॉजिकल कंपोजिशन है, ये हमारा एजेंडा था चंद्रयान 1 का। चंद्रयान 1 ने करीबन 3400 से ज्यादा ऑर्बिट्स लगाए मून के अराउंड और करीबन 312 दिन तक चंद्रयान ऑपरेट करता रहा। और जो भी रिक्वायर्ड डेटा था काफी अच्छे से इसने काम किया इन 3400 ऑर्बिट्स में। और फाइनली अगस्त 29 2009, 312 दिन बाद, अपने लॉन्च के 312 दिन बाद हमारा स्पेसक्राफ्ट से रेडियो कम्युनिकेशन खो गया और अब हमें चंद्रयान 1 से जो भी हमें डेटा था वो सारा हमें मिल चुका था जरूरत का। साइमल्टेनियसली अगर आप देखें, 22 अक्टूबर को लॉन्च किया है, 14 नवंबर को हमने पहली बार इंपैक्ट लैंडिंग की थी मून के ऊपर, जिसका नाम था मून इंपैक्ट प्रोब। अच्छा, ये समझने से पहले, मून इंपैक्ट प्रोब समझने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज और बता देता हूं कि किसी भी तरीके की टेरेस्ट्रियल बॉडी को जब आप एक्सप्लोर करने जाते हैं ना, तो नेसेसरीली 3 या 4 तरीके के ही मिशन होते हैं। पहला मिशन होता है जहां पे आप एक ऑर्बिटर भेजते हैं। वो ऑर्बिटर क्या करता है, उस टेरेस्ट्रियल बॉडी के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और नेसेसरी डेटा जो है कलेक्ट करता है। दूसरे तरीके का मिशन होता है जहां पे आप उस टेरेस्ट्रियल बॉडी पे या उस स्पेस के जहां पे भी, जिस भी पार्ट पे आप जाना चाहते हैं, चाहे वो कोई प्लैनेट है चाहे कोई नेचुरल सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट की सरफेस के ऊपर आप लैंड करते हैं और नेसेसरी डेटा जो है कलेक्ट करते हैं। दूसरे तरीके का, जहां पे लैंडिंग इंक्लूड हो जाती है। तीसरे तरीके के स्पेस मिशंस होते हैं जहां पे आप लैंडिंग तो करते ही हैं, साथ साथ में आप उस सरफेस पे एक मूव करने वाली बॉडी भी भेजते हैं जिसको हम रोवर बोलते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया, आप एक ऑर्बिटर भेजेंगे, रिवॉल्व करेंगे और उसको स्टडी करेंगे। दूसरा, आप वहां पे ऑर्बिटर के साथ साथ एक सॉफ्ट लैंडिंग भी कंडक्ट करेंगे, उसकी सरफेस पे एक लैंडिंग भी कंडक्ट करेंगे और हो सके तो आप फिजिकल डेटा भी वहां से, फिजिकल एविडेंस भी जो है कलेक्ट करेंगे। तीसरा होगा जहां पे आप एक रोवर भेजेंगे जो सरफेस पे ना तो केवल लैंड करेगा बट उस सरफेस पे मूव भी करेगा और पिक्चर्स लेनी है या मैपिंग करनी है या कुछ केमिकल मिनरल सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, ये सारे वो काम करेगा। और चौथा, जहां पे आप ह्यूमन लैंडिंग्स करते हैं। ठीक है, तो चौथे में आप क्या करेंगे, वहां पे ह्यूमन लैंडिंग्स होती है। तो ये हमने ऑर्बिटर तो भेज ही दिया था चंद्रयान 1 में। ऑर्बिटर ने तो अपना काम किया ही, उसने 3400 से ज्यादा राउंड्स भी लगाए मून के, रिवोल्यूशंस भी लगाए मून के चारों तरफ। साइमल्टेनियसली हमने मून इंपैक्ट प्रोब नाम का भी एक पेलोड भेजा था जिसने काफी सारी डिस्कवरीज की, जैसे कि वाटर, हाइड्रोक्सिल, H2O और OH के प्रेजेंस का उसने पता लगाया। और ये भी हमने एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया कि मून, देखो बहुत सिंपल सी चीज है, हम कहां जाते हैं, मून के इक्वेटर के अराउंड हम अपनी लैंडिंग्स करते हैं क्योंकि कंपैरेटिवली टेरेन जो है वो प्लेन होता है ना, लैंडिंग आसान होती है, विजिबिलिटी अच्छी होती है। तो अभी तक हम फार साइड पे और पोलर, जो पोलवर्ड्स है, हम वहां पे उतना एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे। तो हमने क्या किया कि जो हमने ये H2O या फिर OH के जो भी सैंपल्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, इन सैंपल्स के बारे में एक चीज मून इंपैक्ट प्रोब ने, MIP ने ऑब्जर्व की कि अगर हम जितना पोलवर्ड्स बढ़ते जाएंगे ना, जितना हम पोलवर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, उतना शायद इनकी अवेलेबिलिटी, इनके कंटेंट, इनके अमाउंट में वृद्धि होती नजर आ रही है, बढ़ता नजर आ रहा है। तो इसी वजह से अब जो है हम फाइनली पोलवर्ड्स या फिर फार साइड को भी एक्सप्लोर करना चाहते थे चंद्रयान 1 की सक्सेसफुल डिस्कवरीज के बाद में। ठीक है, तो चंद्रयान 1 के बारे में हमने ऑलमोस्ट सारा कुछ डिस्कस कर लिया है कि पहला तो क्या काम था, 3D एक एटलस तैयार करेंगे, दूसरा काम था केमिकल और मिनरलॉजिकल मैपिंग, और तीसरा हमने एक मून इंपैक्ट प्रोब नाम का एक सॉफ्ट लैंडिंग भी कंडक्ट की थी, वहां पे एक पेलोड भी भेजा था जो कि लूनार साउथ पोल पे जाके कंट्रोल्ड मैनर में जाके जिसने टकराया था और वाटर और हाइड्रोक्सिल पे अच्छी खासी डिस्कवरीज की थी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट चंद्रयान 1। आगे हम बढ़ेंगे चंद्रयान 2 पे। नेक्स्ट हम चलेंगे चंद्रयान 2 पे।
अब चंद्रयान 2 वाज अ वेरी एम्बिशियस स्पेस मिशन ऑफ इंडिया एंड द इसरो। चंद्रयान 2 के नेसेसरीली तीन कंपोनेंट्स थे। चंद्रयान 2 के अंदर हमने बात की थी, एक तो था ऑर्बिटर, जो कि ऑर्बिटर तो बहुत सिंपली क्या करेगा, ऑर्बिटर तो बहुत सिंपली आपके मून के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा और जो है नेसेसरी डेटा और ये सारी चीजें कलेक्ट करेगा। दूसरा इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था, दैट वाज द लैंडर, जिसका काम था लैंड करेंगे वो। और तीसरा था रोवर, जो क्या करेगा, उसकी सरफेस पे मूव करेगा ताकि ताकि हम मून के साउथ पोल को जो है थोड़ा सा डिस्कवर कर पाए। ठीक है, इट वॉज लॉन्च इन जुलाई 2019 और इस मिशन में हमें पार्शियल सक्सेस ही मिल पाई थी। क्यों वो पार्शियल सक्सेस हमें मिली? ऑर्बिटर वॉज वेरी सक्सेसफुल, ऑर्बिटर हमने सक्सेसफुली मून के ऑर्बिट के अंदर हमने प्लेस कर दिया था और ऑर्बिटर ने अपना काम भी शुरू कर दिया था। लेकिन जो हमारा लैंडर था, लैंडर का नाम था विक्रम, और जो रोवर था दैट वाज प्रज्ञान, इट क्रैश्ड ऑन द मून्स सरफेस। जिनको वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग करके ये सारी डिस्कवरीज करनी थी, बट इट क्रैश्ड ऑन द मून सरफेस और हमारा ये एम्बिशियस मिशन वहीं पे ही खत्म हो जाता है। ऑल्दो इस ऑर्बिटर ने अपना काम सक्सेसफुली किया और चंद्रयान 1 की जितनी भी डिस्कवरीज थी उन पे फर्दर बिल्ड किया और फर्दर डेटा कलेक्ट किया, और इस तरीके से चंद्रयान 2 जो मिशन था वो हमने वहां पे कंक्लूड किया। ठीक है, चलिए तो फाइनली हम आगे चलते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक था दैट वाज चंद्रयान 3। अब चंद्रयान 3 के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें, जी, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, आप सतीश धवन को जानते होंगे। देखो ये तीन चार बहुत बड़े बड़े नाम हैं हमारे इंडिया की स्पेस हिस्ट्री में। होमी भाभा, विक्रम साराभाई, सतीश धवन, ये ऐसे बड़े नाम है कि इंडिया का आज जो भी स्पेस मिशन है वो इन्हीं तीनों चारों लोगों इनको आप कह सकते हैं कि इंडिया के स्पेस मिशन के, इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी के, दिस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड स्टालवर्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, है ना। तो इन्हीं के नाम पे जो श्रीहरिकोटा के अंदर एक स्पेस सेंटर है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, वहां से 14 जुलाई 2023 को 2:35 पे, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर क्लासेस में कि व्हाई देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक टाइम ऑफ दीज मिशन लॉन्चेस। इसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस में। लेकिन हाँ, चंद्रयान 3 को अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें, इसके पास भी बहुत क्लियर कट चार इसको हमने टारगेट्स लेके चले थे हम चंद्रयान 3 में। फर्स्ट वाज टू स्टडी लूनार क्वेक्स। अगर हम क्वेक्स की बात करें, व्हाट आर क्वेक्स? वी टॉक अबाउट अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल है कि हमारे अर्थ इज कंप्राइजिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनमें किसी भी कारण की वजह से कोई भी किसी भी तरीके का मूवमेंट होता है, वी कंसिडर देम, वी नेम देम एज अर्थक्वेक्स। यही सेम टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स मून की सरफेस पे भी होती हैं, तो वही मून की सरफेस के क्वेक्स को स्टडी करने के लिए भी हमने इसमें पेलोड इंक्लूड किया। सेकेंडली, वी wanted to study the thermal properties of the lunar surface। सेकेंड पेलोड जो हमने भेजा, मैं उन पेलोड्स के बारे में भी फर्दर हम डिस्कस करेंगे अभी, कि हमें लूनर सरफेस की थर्मल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कवर करना था, उनको भी स्टडी करना था थोड़ा सा। इसके अलावा वी ऑल्सो wanted to study about the प्लाज्मा ऑन द लूनार सरफेस। हमने उस लूनार सरफेस के प्लाज्मा को भी डिस्कस करना है, उसको भी स्टडी करना है। एंड फोर्थली, नासा ने भी अपना एक पेलोड अटैच किया है चंद्रयान 3 के साथ, और वो करना क्या चाहता है, वो अर्थ और मून के डिस्टेंस को मेजर करना चाहता है। इट इज अ वेरी पैसिव एक्सपेरिमेंट। ऊपर के जो 3 एक्सपेरिमेंट है, दीज आर द एक्टिव एक्सपेरिमेंट्स। हमें एक्टिवली इन 3 चीजों को स्टडी करना है। और फोर्थ एक पेलोड जो नासा की तरफ से आया है, एंड इट वांट्स टू स्टडी द एक्यूरेट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून। ठीक है, चलिए। These are the lander payloads. First one is रंभा। ये नाम आपको याद रखने हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, या फिर अगर हम स्पेस मिशन को या लूना मिशन को भी अगर हम एक्सप्लोर करें, तो जो भी लेटेस्ट मिशन होता है एटलीस्ट हमें उसकी डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो फर्स्ट वन इज द रंभा पेलोड। ये रंभा पेलोड का काम क्या है? मैंने आप लोगों को बताया था कि वी वांट टू स्टडी द प्लाज्मा ऑफ द लूना सरफेस। तो जो प्लाज्मा को स्टडी करेगा वो ये है रंभा, जिसका नाम है रंभा। सेकेंड इज चेस्ट। चेस्ट की फुल फॉर्म भी आप लोगों ने याद रखनी है, दैट इज द चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये मून के सरफेस की थर्मल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने वाला है सेकेंड पेलोड। थर्ड पेलोड इज द APXS। दिस इज अ रोवर। हमने कहा था ना कि इस मिशन के भी 3 कंपोनेंट्स होंगे, ऑर्बिटर होगा, लैंडर होगा और रोवर होगा। ये बाकी के जो 2 है ना, दीज आर द रोवर पेलोड्स।
एक रोवर पेलोड है जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये क्या करेगा? वही मिनरलॉजिकल स्टडीज करेगा जो चंद्रयान 1 और 2 में भी हमने की थी, लेकिन ऑर्बिटर की मदद से की थी। वही काम अब एपीएक्सएस कैसे करेगा? एक रोवर की हेल्प से। यानी कि ये जो एपीएक्सएस है, इट विल एक्चुअली गो ऑन टू द लूनार सर्फेस, इट विल मूव अराउंड एंड कलेक्ट द सैंपल्स। फोर्थ है सॉरी, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये वहां पे कुछ एलिमेंटल कंपोजिशंस के बारे में आपको डेटा कलेक्ट करके देंगे। एंड दो किस चीज के एलिमेंटल कंपोजिशंस? मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, टाइटेनियम है, आयरन है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स के बारे में ये स्टडी करना चाहेगा LIBS। ठीक है। एंड द लास्ट पेलोड इज दैट कम्स फ्रॉम द नासा, दैट इज द शेप पेलोड, स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। अब इसमें इनके बहुत सारे फर्दर और ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको अकॉर्डिंगली हमारे काम का नहीं है उतना, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि अर्थ और मून, इन दोनों के बीच के एक्यूरेट डिस्टेंस के बारे में पता लगाना और फर्दर हैबिटेबिलिटी के बारे में जानना कि इस लूनर सरफेस पे हैबिटेबिलिटी के क्या फर्दर और चांसेस हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम इसके और फर्दर डिटेल्स में अगर चलें तो लैंडिंग साइट है 70 डिग्रीज लैटिट्यूड पे ऑन द सदर्न साइड ऑफ द मून। और अगर सारी चीजें ठीक होती हैं तो चंद्रयान 3 विल बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट मिशन टू सॉफ्ट लैंड नियर द लूनर साउथ पोल। मैंने अभी भी आप लोगों को पहले भी हमने डिस्कस किया था कि मून पे अभी तक जितने भी लूनार स्पेस मिशन हमने भेजे हैं, ये सारे के सारे लूनार मिशन दे टारगेट द इक्वेटर, क्योंकि वहां पे टेरेन इज कंपैरेटिवली इजियर टू लैंड, इजियर टू कंडक्ट मिशंस। Chandrayaan 3 will necessarily become the first lunar mission to go or soft land near the south pole of the moon। ठीक है, चलिए अब ये साउथ पोल ही क्यों, साउथ पोल ही हमने क्यों चुना है इस मिशन के लिए? ये साउथ पोल हमने चुना है नेसेसरीली बिकॉज ऑफ द लूनार पोलर वोलेटाइल्स। वोलेटाइल्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में रहते हैं वैसे तो, लेकिन अगर थोड़ा सा भी मॉडरेटली वार्म टेम्परेचर इनको मिले तो दे वेपराइज, दे स्टार्ट वेपराइजिंग। तो इन्हीं वोलेटाइल्स की प्रेजेंस लूनार साउथ पोल पे काफी अच्छी है और इन्हीं वोलेटाइल्स को हम स्टडी करना चाहते हैं। और ऐसा माना जा रहा है, नासा ने भी अपनी एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि लूनार साउथ पोल पे ये जो वोलेटाइल्स हैं, अगर हम इनको सही तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं तो फर्दर जो ह्यूमन लूनार मिशंस होंगे उनमें बहुत आसानी हो सकती है, क्योंकि इन वोलेटाइल्स से मिलने वाले रिसोर्सेस को अगर हम सही ढंग से यूटिलाइज कर पाए तो शायद हमारा सप्लाई लोड बहुत ही कम हो जाएगा। जो भी सप्लाई साथ में जाती हैं ऐसे ह्यूमन मिशंस के, वो लोड शायद बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे कि हाउ विल द चंद्रयान मिशन वर्क। बहुत सिंपल है, मोमेंटम पे काम करने वाला है ये मिशन, है ना। आप लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटी, इन सब के बारे में जानते होंगे कि नेसेसरी। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, जब कोई भी, जितने भी आपके टेरेस्ट्रियल बॉडीज हैं, चाहे वो प्लैनेट्स हैं, चाहे वो सैटेलाइट्स हैं, जितने भी आपकी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ये सारी की सारी बॉडीज कहां पे काम करती हैं? दे वर्क इन स्पेस टाइम फैब्रिक। स्पेस टाइम फैब्रिक, हर एक बॉडी स्पेस टाइम फैब्रिक को बेंड करती है और उस बेंड की वजह से जो भी बॉडी उसके पास में आएगी वो एक इलिप्टिकल पाथ एक्वायर कर लेती है और उस इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करती है। ये हमने पीछे की क्लासेस में भी डिस्कस किया है और हम आगे भी आने वाले क्लासेस में भी इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो होगा क्या कि हमने चंद्रयान 3 को यहां से इजेक्ट कर दिया और जैसे ही हम इसको इंजेक्ट करेंगे ये फर्दर एक ऑर्बिटर एक्वायर कर लेगा। किस वजह से? अर्थ के ग्रेविटी की वजह से। जैसे ही वो किसी ऐसी पोजीशन पे पहुंचेगा तो हम उसको एक फर्दर थ्रस्ट प्रोवाइड कर देंगे जिससे उसका ऑर्बिटल जो है वो एनलार्ज होता जाएगा। फिर हमने और यहाँ पे थ्रस्ट प्रोवाइड कर दिया और एनलार्ज हो जाएगा और फाइनली देयर विल अ स्टेज विल कम जहां पे वो जो चंद्रयान 3 है वो अर्थ के ग्रेविटी के इंपैक्ट से बिल्कुल ही बाहर चला जाएगा एंड इट विल गो टू द स्पेस। फिर हम सेम काम कहां पे करने वाले हैं? मून के पास। जैसे ही चंद्रयान 3 मून के पास पहुंचेगा वो मून के ग्रेविटी में आ जाएगा और फिर से एक इलिप्टिकल पाथ एक्वायर कर लेगा और इस इलिप्टिकल पाथ का जो ऑर्बिट होगा उस ऑर्बिट को हम फर्दर धीरे 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 रिड्यूस करते जाएंगे और कहां तक ले आएंगे? एक 100 किलोमीटर्स के सर्कुलर लूनार ऑर्बिट में ले आएंगे और वहां से फर्दर फिर हम अपने लैंडर और रोवर को सॉफ्ट लैंडिंग करवाने का अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल है। अभी हम जो इसमें
जो हमने रॉकेट यूज किया है, जैसे आप जीएसएलवी के बारे में जानते होंगे, जीएसएलवी मार्क 3 के बारे में जानते होंगे, जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इस जीएसएलवी को ही वही रॉकेट है, वही इंजन है, इसी को हम क्या कह देते हैं, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इस मिशन की हेल्प से आपका चंद्रयान 3 जाने वाला है और अर्थ के 179 किलोमीटर्स के ऑर्बिट में आने के बाद उसको फर्दर उस जो मैंने आप लोगों को अभी डायग्राम से समझाने की कोशिश की, वहां पे फर्दर थ्रस्ट प्रोवाइड करके चंद्रयान 3 का ऑर्बिटल इतना इंक्रीज करते जाएंगे कि एक स्टेज पे आते आते वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला जाएगा। और फिर फर्दर जब हम उसको मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर लेके आएंगे तो वो एक सर्कुलर ऑर्बिट फिर से एक्वायर कर लेगा। फिर हम उस ऑर्बिटल को धीरे 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 डिक्रीज करते करते एक 100 किलोमीटर्स के सर्कुलर ऑर्बिट में ले आएंगे और फाइनली फिर हम अपना लैंडर और रोवर उसको वहां से लॉन्च करके मून की सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे और फिर हमारा जो ये मिशन है होपफुली सक्सेसफुल हो पाएगा एंड इंडिया विल बिकम द 4th नेशन इन द हिस्ट्री टू कंडक्ट अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। सो वी विल एंड दिस टॉपिक हियर एंड आई होप आप लोगों को ये जो भी नेसेसरी टर्मिनोलॉजीज थी ये समझ आई, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की हिस्ट्री को आप थोड़ा सा समझ पाए और चंद्रयान 3 के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को आप समझ पाए होंगे। एंड further we will discuss more about the rocket technologies, the types of space fuels, the stages of the launch,